हे गाइस, वेलकम टू एडुनगर। इस वीडियो में हम देखेंगे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन कौन से मेजर नेशन शामिल हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका ओरिजिन क्या है और किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आज तक क्यों ख़त्म नहीं हुआ, और जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये कौन कौन से एरियाज़ में लड़ा जा रहा है या वॉर जो लड़ी जा रही है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस पूरी वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल एडुनगर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप आसानी से ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। देखिए, जब भी आप कोई मैप देखें वो इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और इंडिया से जब आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये है पूरा वेस्ट एशिया। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करें तो देखिए ये है पूरा मिडिल ईस्ट, और बेसिकली जो मिडिल ईस्ट कहा जाता है वो कहा जाता है इस रीजन को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये। ओके, ये है पूरा मिडिल ईस्ट रीजन, और न्यू मिडिल ईस्ट के अंदर जो आते हैं वो आते हैं अल्जीरिया, लीबिया, सूडान, मोरक्को और मोरिटेनिया। तो बेसिकली जो क्लासिकल मिडिल ईस्ट है वो इजिप्ट, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, जॉर्डन और ये जो पूरा रीजन है इसको क्लासिकल मिडिल ईस्ट कहा जाता है। ओके, जो आपको जो लोकेशन याद रखनी वो रखनी है सऊदी अरेबिया की और ईरान की, क्योंकि पूरे कॉन्फ्लिक्ट में यही दो मेन प्लेयर हैं जिनके कारण पूरे मिडिल ईस्ट में डिस्टेबिलिटी आई हुई है। ओके, तो याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया यहाँ पर है और ईरान यहाँ पर है। सऊदी अरेबिया बिल्कुल पेनिनसुला से घिरा हुआ है और जो ईरान है वो पर्शियन गल्फ के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। ओके, अब हम देखते हैं इनकी हिस्ट्री, सऊदी अरेबिया और ईरान की हिस्ट्री, ताकि हमें इनके कॉन्फ्लिक्ट का ओरिजिन पता लग सके। तो देखिए, सऊदी अरेबिया स्टार्टिंग में 1900 से 1920 तक। ओके, तो ये जो पूरा अरब का जो रीजन है उसे कंट्रोल करता था ओटोमन एम्पायर, और वर्ल्ड वॉर एंड जैसी होता है 1920s में, जैसे 1980s में ख़त्म हो गया था वर्ल्ड वॉर 1, और 1920 के बाद धीरे धीरे जो वहाँ के ट्राइब्स हैं, क्योंकि ओटोमन एम्पायर का जो कंट्रोल है वो अरब से छूट गया था, तो वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं उनके बीच में क्लैश होना स्टार्ट होता है, और ये जो क्लैश है वो 1932 तक चलता है। और 1932 में एक जो ट्राइब है अल साउद, ये कंट्रोल ले लेती है पूरे अरब पेनिनसुला पर, और अपनी जो डायनेस्टी है उनका कंट्रोल कर देती है पूरा अरब पेनिनसुला पर। तो यहाँ से शुरुआत होती है सऊदी अरेबिया की। याद रखिएगा कि सऊदी अरेबिया, उसमें जो सऊदी नाम है वो अल साउद डायनेस्टी से निकला है। ओके, तो 1932 में अल साउद डायनेस्टी किंगडम की शुरुआत करती है, और जैसे ही 1932 के 6 साल बाद सऊदी अरेबिया में ह्यूज ऑयल रिजर्व मिलते हैं, और इन ऑयल रिजर्व के मिलने के बाद सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है यूएस से वो अपने आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि यूएस काफ़ी बड़ा इंपोर्टर था ऑयल का। तो इसीलिए धीरे धीरे जो यूएस के रिलेशन है सऊदी अरेबिया से वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गए। ओके, और जैसे ही सऊदी अरेबिया के पास ऑयल आता है, सऊदी अरेबिया अपना जो पूरा अरब पेनिनसुला है, अपना जो किंगडम है वहाँ पर धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट करता है, ताकि जो कनेक्टिविटी है पूरे देश में स्थापित की जा सके। और आप अगर ध्यान देंगे तो सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है रियाद को भी जानबूझ के पूरे देश के बिल्कुल बीचों बीच इस्टेब्लिश किया गया, ताकि वहाँ से जो कनेक्टिविटी है पूरे देश की आसानी से हो सके। यहाँ देख सकते हैं आप सऊदी अरेबिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मैप है वो ये है। यहाँ पे जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये है रोड लाइन्स। ओके, और जो ये ब्लू लाइन देख सकते हैं ये है स्टेट हाईवेज। तो धीरे धीरे जैसे ही सऊदी अरेबिया के पास पैसा आया, वो रिच धीरे धीरे होना स्टार्ट हुआ, तो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, और अपने जो देश है वहाँ पर जो दूर दराज के जो एरिया उनको भी धीरे धीरे स्टार्ट करा कनेक्ट करना। अब देखते हैं दूसरे मेजर प्लेयर यानी कि ईरान की हिस्ट्री। तो देखिए 18वीं सेंचुरी तक जो ईरान है उस पर कई बार इन्वेजन हुआ रशियन एम्पायर का, क्योंकि रशियन एम्पायर उस समय काफ़ी बढ़ता हुआ एम्पायर था, तो रशिया ने कई बार एनेक्स करा ईरान को। इसके बाद 19वीं सेंचुरी में 1907 यानी कि 1907 और 1941 में ब्रिटिश एम्पायर ने भी 2 बार एनेक्स करा पूरे ईरान को। तो जो ईरान है वो स्टार्टिंग से ही एनेक्सेशन झेलता आया है। ओके, तो ब्रिटिश ने 1907 और 1941 में वहाँ का एनेक्सेशन करा, और 1941 के बाद 1953 में यूएसए ने वहाँ के जो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मोसदेक, उनका कूप कर दिया। ओके, 1953 में यूएसए ने सेंट्रल इंटेलिजेंस की मदद से, जो यूएसए की CIA है उसकी मदद से 1953 में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसदेक का कूप कर दिया। ठीक है, कूप कर दिया यानी कि तख्ता पलट कर दिया, और इसकी जगह 1953 में मोहम्मद मोसदेक की जगह यूएस ने एक शाह को बैठा दिया। इस शाह का पूरा नाम था मोहम्मद रेजा शाह पहलावी। तो बेसिकली इन्हें शाह ही कहा जाता था, शाह ऑफ ईरान। ओके, तो 1953 में यूएस ने
मोहम्मद मोसद्देक की जगह शाह को बैठा दिया, और जो शाह थे ये शाह प्रो वेस्टर्न थे, यानी कि अमेरिका की ज़्यादा सुनते थे और प्रो वेस्टर्न थे। और ये इन्होंने अपनी कंट्री में जैसे ये पावर में आए, इन्होंने धीरे धीरे रिफॉर्म लाना स्टार्ट करे इकोनॉमी में, सोशली, और जो कंट्री का जितना भी सोचने और समझने की शक्ति होती है, एजुकेशन होता है, सबको धीरे धीरे रिफॉर्म लाना स्टार्ट करा। लेकिन इन रिफॉर्म्स के कारण हुआ ये कि शाह के खिलाफ ही धीरे धीरे अपोजिशन आवाज़ें हैं वो उठने लगी, और धीरे धीरे शाह की जो वैल्यू है पूरे ईरान में वो धीरे धीरे गिरने लगी। तो शाह ने स्टार्टिंग में ईरान की जो सोसाइटी उसको सेकुलर बनाने की कोशिश करी, इकोनॉमी का रिफॉर्म इस तरीके से किया जैसे कि 1991 में इंडिया ने अपने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे उसी तरीके से किया। लेकिन ईरान में एक दिक्कत ये थी कि ईरान की जो सोसाइटी थी उस समय उन चेंजेस के लिए तैयार नहीं थी। वहाँ की जो सोसाइटी थी उस समय वो कंजर्वेटिव थी, मुस्लिम कंजर्वेटिव सोसाइटी। तो वहाँ पर ईरान में जब शाह ने मुस्लिम महिलाओं को राइट्स देने की बात करी, तो वहाँ के जो क्लर्जी थे, ठीक है, जो मुस्लिम क्लर्जी थे या कई ऐसे ऑर्थोडॉक्स लीडर, वो इन चीज़ों से तैयार नहीं थे कि हमें महिलाओं को भी अधिकार देने चाहिए। और इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स के कारण धीरे धीरे जो शाह है उसके खिलाफ अपोजिशन स्टार्ट होने लगा। और 1979 तक आते आते शाह के खिलाफ इतना ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया कि 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गया और शाह का तख्ता पलट हो गया। शाह के तख्ता पलट के कारण का पीछे का कारण एक ये भी है कि शाह ने एक पुलिस बनाई थी, एक ये इंटेलिजेंस पुलिस थी जो किसी को भी डिटेन कर लेती थी। और दूसरा कारण एक ये भी है शाह के तख्ता पलट का, क्योंकि जब शाह थे तो वो एक डिक्टेटर थे अमेरिका के, और इनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं था जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के पास था अपने लोगों का। ओके, और इसके कारण वहाँ करप्शन बढ़ने लगा धीरे धीरे, और 1979 में जाके ये तख्ता पलट हो गया शाह का। लेकिन जब तक शाह ईरान में अपना रूल करते रहे तब तक यूएस, ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन बिल्कुल नॉर्मलाइज रहे, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों के ही रिलेशन काफ़ी अच्छे थे यूएस से। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद जो ईरान के नए लीडर आते हैं वो होते हैं आयतुल्लाह खुमैनी। शाह के बाद यही दूसरे लीडर बनते हैं पूरे ईरान के, और इनका पूरा नाम था रोहिल्ला आयतुल्लाह खुमैनी। बेसिकली शॉर्ट में इनको आयतुल्लाह खुमैनी कहा जाता है। और इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो पूरी इस्लाम सेंट्रल थी, यानी कि जितनी पॉलिसीज़ बनेंगी नेशन में उसमें इस्लाम का सेंट्रल रोल होगा, और जो नेशन होगा वो इस्लामिक नेशन होगा। जहाँ शाह की जो पॉलिसीज़ थी वो ये थी कि जो नेशन होगा वो सेकुलर होगा, यानी कि किसी भी संप्रदाय या किसी भी सेक्ट, यानी कि शिया सुन्नी या किसी भी धर्म के लोग आसानी से रह सकते हैं। वहीं आयतुल्लाह खुमैनी की जो पॉलिसी थी वो इस तरीके से थी कि इस्लाम का उसमें सेंट्रल रोल होगा, और जो नेशन होगा ईरान वो इस्लामिक नेशन होगा। साथ ही आयतुल्लाह खुमैनी का ये मानना था कि जो नेशन का हेड होगा वो एक क्लर्जी होगा, यानी कि मौलवी होगा। वहीं जो शाह थे वो वेस्टर्न सेकुलर मोनार्क थे, सेकुलर थे लेकिन मोनार्क थे, यानी कि एक ये पूरे डिक्टेटर थे। वहीं जो रोहिल्ला आयतुल्लाह खुमैनी उनका मानना ये था कि डिक्टेटर होना चाहिए लेकिन वो एक मौलवी यानी कि क्लर्जी होगा। ओके, जैसे ही 1979 का ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है, जियोपॉलिटिक्स और ईरान दोनों जगह तस्वीरें बदलने लगती है। खासकर अरब का जो पेनिनसुला है वहाँ पर जो सऊदी अरेबिया, वहाँ से रिएक्शन सबसे पहले आना स्टार्ट होता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का ये मानना था कि ईरानियन रिवॉल्यूशन से प्रभावित होकर जो सऊदी अरेबिया के जो सिटीजन्स हैं वो भी ये कोशिश कर सकते हैं कि जो अल सऊद डायनेस्टी है उसको भी किंगडम से हटा दिया जाए और वहाँ पर किसी भी तरीके का जो दूसरी पावर है उसको कंट्रोल दे दिया जाए। को एक डर ये भी था कि ईरान ये चाहता है कि अफगानिस्तान, बहरीन और सऊदी अरेबिया में तख्ता पलट हो जाए, वहाँ पर नई सरकार को गठन हो जो शियाओं के प्रति, क्योंकि जो ईरान है वो एक शिया कंट्री है और जो सऊदी अरेबिया है वो एक सुन्नी कंट्री है। तो सऊदी अरेबिया का ये मानना था कि ईरान ये चाहता है कि हर जगह यानी कि अफगानिस्तान, बहरीन और सऊदी अरेबिया हर जगह एक शिया डोमिनेटेड मेजॉरिटी गवर्नमेंट आए और वहीं पर उनका रूल रहे। और इसी तरीके से सऊदी अरेबिया ने इस डर के कारण अपने जो रिलेशन है यूएस से और ज़्यादा मजबूत कर लिए और एक नई काउंसिल यानी कि 1981 में जीसीसी यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का गठन किया, जिसमें ज़्यादातर जो अरब नेशन है यानी कि सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, कतर ये सब शामिल थे, लेकिन इसमें इराक शामिल नहीं था। ओके, याद रखिएगा 1981 में जीसीसी का गठन किया जाता है और इसमें ज़्यादातर अरब नेशन ही शामिल हैं और आज तक जब से ये गठन इसका हुआ है तब से आज तक इसका कोई भी मेंबर नहीं बढ़ा है। अब आप सोचेंगे कि इराक जो एक अरब कंट्री है उसको इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। तो देखिए, जैसे ही 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन होता है तो 1980s में
ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि 1981 में GCC का गठन होता है, लेकिन उसके एक साल पहले ही इराक जो कंट्रोल कर रहे थे उस टाइम सद्दाम हुसैन, उन्होंने स्टार्ट कर दिया ईरान पर अटैक। ओके, इराक ने अटैक कर दिया ईरान पर। अगर मैं आपको दोबारा से इसका मैप दिखाऊं तो देखिए, ये जो इराक है, इराक ने स्टार्ट कर दिया अटैक ईरान पर। ओके, तो जैसे ही स्टार्ट करा सद्दाम हुसैन ने अटैक करना, तो सद्दाम हुसैन का एक ऑब्जेक्टिव कि ये था कि हमें किस तरीके से ईरान का जो ऑयल है या उसके जो लैंड है उसको अनेक्स करना है, और जो ईरानियन रिवोल्यूशन हो रहा है, इस्लामिक ईरानियन रिवोल्यूशन, उसको किस तरीके से स्टॉप करना है। ओके, तो 1981 में जैसे मैंने आपको बता दिया कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का गठन होता है। आप सभी के लिए एक सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि GCC के हेडक्वार्टर इस समय कहाँ है। ओके, तो देखिए, जैसे ही इराक ने अटैक करा ईरान पर, ईरान ने भी अपने जो फोर्सेज है वो भेजी, और धीरे धीरे इराक को भी धकेलना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे इराक वॉर हारने लगा। सऊदी अरेबिया ने ये देखा और इराक में अपनी फोर्सेज भेज दी, ताकि जो इराक है उस पर कंट्रोल ना कर ले ईरान, और ये काफ़ी डर था सऊदी अरेबिया को। इसके कारण सऊदी अरेबिया ने मॉनेटरी आर्मी जितनी उससे हेल्प हो सकती थी, सभी तरीके की हेल्प दी, ताकि जो इराक है वो एक बफर स्टेट बना रहे। बफर स्टेट उस कंट्री को या उस एरिया को कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने सैंडविच देखा होगा, तो ऊपर एक ब्रेड होती है, नीचे एक ब्रेड होती है, उसके जो बीच का जो जितना भी मटेरियल होता है उसको कहते हैं बफर। ओके, तो इसी तरीके का काम कर रहा था इराक, और सऊदी अरेबिया ये नहीं चाहता था कि ईरान इराक पर कब्जा कर ले और ईरान की बॉर्डर डायरेक्ट सऊदी अरेबिया से लैंड बॉर्डर लगने लगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया की एक वाटर जो बाउंड्री वो तो लगती है, लेकिन सऊदी अरेबिया को ये डर था कि इराक पर वो कब्जा ना कर ले। तो जैसे ही इराक फेल होने लगा, यानी कि एनेक्स करने में फेल होने लगा ईरान हुए, तो धीरे धीरे सऊदी अरेबिया ने अपना सपोर्ट भेजा, और ये जो सपोर्ट है वो 1988 तक चलता रहा। ये जो वॉर स्टार्ट हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया 1981 में स्टार्ट हुई थी, और ये चलती रही 1988 तक, और 88 में जाके ये वॉर का एंड हुआ, और इस वॉर में लगभग 10 लाख सिविलियन की मौतें हुई। ओके, आप देख सकते हैं कि अरब पेनिनसुला, जहां वैसे ही पॉपुलेशन काफ़ी कम रहती है, वहां पर लगभग 1 मिलियन लोगों का मारा जाना काफ़ी बुरी चीज। सऊदी और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण ये भी है कि जो सऊदी अरेबिया है वो एक सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, वहीं जो ईरान है वो एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है, और इस डोमिनेशन के कारण, यानी कि शिया और सुन्नी के डिफरेंस के कारण ही उनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। साथ ही जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पर मुस्लिम जो रिलीजन है उसकी 2 इंपॉर्टेंट साइट, यानी कि मक्का और मदीना है। इसके कारण सऊदी अरेबिया ये कहता है कि हम मुस्लिम के असली लीडर हैं। वहीं जो ईरान है, ईरान ये कहता है कि 1979 के रिवोल्यूशन के बाद जो इतना ह्यूज पॉपुलेशन है हमें सपोर्ट दिया है, और मुस्लिम पॉपुलेशन ने जो हमें सपोर्ट दिया है, इसके कारण हम मुस्लिम के लेजिटिमेट लीडर हैं, मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसके लेजिटिमेट लीडर हैं। तो शिया सुन्नी और मक्का मदीना के कारण बेसिकली सऊदी और ईरान में एक वैचारिक कॉन्फ्लिक्ट भी है। 2003 में अरब पेनिनसुला में एक नई चीज़ सामने आती है। USA 2003 में इराक को इन्वेड कर लेता है। वहाँ के जो डिक्टेटर थे सद्दाम हुसैन को हटा देता है, यानी कि वहाँ उसे कूप कर देता है। ओके, तो वहाँ सद्दाम हुसैन को हटा दिया जाता है USA के द्वारा। लेकिन सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ये नहीं चाहते थे कि USA किसी भी तरीके से इराक का जो लीडर है सद्दाम हुसैन उसको हटाए। वो इसलिए, जैसे मैंने आपको एक पिक्चर में दिखाया था कि जो इराक है वो बफर स्टेट की तरह काम कर रहा है ईरान और सऊदी अरेबिया के, और ईरान भी और सऊदी अरेबिया दोनों इस चीज़ को जानते थे कि इराक को बीच में से हटा देने का मतलब ये है कि ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों की जो बाउंड्री है वो बिल्कुल सामने सामने आ जाएगी। तो इसके कारण हुआ क्या, इस पूरे रिमूवल के बाद हुआ क्या, सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद हुआ ये कि USA के पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसको सद्दाम हुसैन की जगह बैठाया जा सके। तो इसके कारण हुआ ये कि पूरे जो इराक है वहाँ पर डिस्टेबिलिटी फैल गई, और जो सुन्नी और शिया जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है पूरे इराक में वो धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगे, ताकि जो पूरे इराक है वहाँ पर पावर हासिल की जा सके। तो धीरे धीरे जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया ने जितने भी सुन्नी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनको अपना जो साथ है यानी कि हेल्प देना स्टार्ट कर दिया, और इसी तरीके से जो ईरान है, ईरान ने शिया जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनको अपनी हेल्प देनी स्टार्ट कर दी, ताकि वो इराक में अपना डोमिनेंस बढ़ा सकें। ओके, ना तो इसमें सऊदी अरेबिया इसमें सफल हो पाया और ना ही ईरान, तो दोनों ही इसमें फेल रहे। दोनों ने अपनी हेल्प दी, लेकिन
कोई भी इसमें विन नहीं हो पाया। इसके बाद ये सब चलता रहा 2011 तक, और 2011 में हुआ ये कि अरब स्प्रिंग में देखिए हुआ क्या था कि जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री हैं मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका में, ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट, लीबिया, ये सब जो नेशन शामिल हैं, तो इस तरीके के जो मुस्लिम जो नेशन है वहाँ पर ये हुआ कि अरब स्प्रिंग के कारण वहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी जो करंट गवर्नमेंट है उनको चेंज करने लगे। उनमें धीरे धीरे आक्रोश आने लगा कि हमें जो गवर्नमेंट है उन्हें चेंज करना है किसी भी तरीके से। तो अरब स्प्रिंग 2011 में ट्यूनीशिया से फैलता फैलता धीरे धीरे दूसरे अरब नेशन यानी कि सीरिया तक, जो इजिप्ट और लीबिया के नेशन को भी इसने नहीं छोड़ा। लीबिया के जो डिक्टेटर थे उस समय गद्दाफी को भी इसी अरब स्प्रिंग के कारण वहाँ से हटा दिया गया, और धीरे धीरे जो सीरिया से लेकर जितने भी इराक, ईरान, सबको इसने अरब स्प्रिंग ने हिट करा। लेकिन सबसे बुरा इसका इम्पैक्ट पड़ा सीरिया पर, ओके। वहाँ की जो करंट पॉपुलेशन थी वो अपने जो लीडर है यानी कि बशर अल असद को वहाँ से हटाना चाहती थी, लेकिन बशर अल असद ने रेजिग्नेशन देने से मना कर दिया। तो देखिए अरब स्प्रिंग जैसे ही आया उसने इम्पैक्ट करा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर, और इसके लिए ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों के बिल्कुल डिफरेंट स्टैंड थे। सऊदी अरेबिया ये चाहता था कि अरब स्प्रिंग जैसी चीज़ कहीं भी ना हो पूरे अरब वर्ल्ड में, क्योंकि सऊदी अरेबिया को ये डर था कि जैसी डीस्टेबिलिटी आएगी उनके जो सिटीजन है वो भी चाहेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी चेंज हो, नई गवर्नमेंट आए। जबकि ईरान का ये मानना था, ईरान काफ़ी हद तक सपोर्ट में था अरब स्प्रिंग के। ईरान ये चाहता था कि जितने मुस्लिम वर्ल्ड हैं वहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से चेंज हो, और जो शिया जो लोग हैं उनका धीरे धीरे डोमिनेंस स्टार्ट हो जाए जो दूसरे नेशन हैं। तो सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों का बिल्कुल डिफरेंट स्टैंड था इस पूरे अरब स्प्रिंग को लेकर। और जैसे ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे दूसरे नेशन में फैलती है, तो ये ट्यूनीशिया से लेकर बहरीन, कतर, हर जगह इसका प्रभाव दिखता है। तो होता क्या है कि वहाँ जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है वहाँ पर डीस्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, और प्रॉक्सी वॉर यानी कि जब डीस्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई और कई सारे जो ग्रुप्स हैं वो पावर गेन करने के लिए फाइट करने लगे, तो ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक दूसरे के जो अपोजिशन ग्रुप हैं उनको साथ देना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए ट्यूनीशिया में सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट करा डिक्टेटर को, तो ईरान वहाँ प्रोटेस्ट करने लगा। इसी तरीके की बहरीन में ईरान ने सपोर्ट करा शिया लीडर्स को पावर ग्रैब करने के लिए यानी कि पावर को कंट्रोल करने के लिए, तो सऊदी अरेबिया ने अपनी मिलिट्री हेल्प दे दी गवर्नमेंट को। तो एक दूसरे का अपोज करने लगे एक दूसरे के अलग अलग नेशन में। इसी तरीके के जो अदर जो प्रॉक्सी ग्राउंड है, ठीक है, तो वो थे लीबिया, लेबनान और मोरक्को। तो देखिए प्रॉक्सी ग्राउंड या प्रॉक्सी वॉर होती क्या है कि जब दो नेशन डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, ईरान और सऊदी अरेबिया ने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करी यानी कि मिलिट्री से डायरेक्ट लड़ाई नहीं करी, उन्होंने करा ये कि ट्यूनीशिया, बहरीन, लीबिया, लेबनान या मोरक्को, इन देशों में जो एक दूसरे के अपोजिट साइड थे यानी कि एक साइड ए है दूसरी साइड बी है, तो एक ने यानी कि एग्जाम्पल के लिए सऊदी अरेबिया ने स्टार्ट कर दिया इसको सब ए को सपोर्ट करना और ईरान ने सपोर्ट कर दिया बी को सपोर्ट करना। तो इसी तरीके की सभी देशों में ईरान और सऊदी अरेबिया ने स्टार्ट करी एक दूसरे का अपोजिशन लीडर को सपोर्ट करना। तो इसी तरीके के जैसे कि सीरिया में ईरान ने अपना जो सपोर्ट है वो दिया था डिक्टेटर थे जो बशर अल असद को, इन्होंने अभी भी रिजाइन नहीं किया है और कई बार इन्होंने केमिकल जो वेपन्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल करा अपने सिटीजन्स के खिलाफ। इसी कारण ईरान और सीरिया को काफ़ी अपोजिशन झेलना पड़ा वर्ल्ड मीडिया पर। तो जहां सीरिया में ईरान सपोर्ट कर रहा है डिक्टेटर बशर अल असद को, सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को, ठीक है। तो अभी ज़रूर ध्यान रखिएगा सऊदी अरेबिया एक सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, इसीलिए जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को साथ दे रहा है और इन्हीं में शामिल है अलकायदा। तो सऊदी अरेबिया जहां ये कहता है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, वहीं जो सऊदी अरेबिया है वो अलकायदा जो एक सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसको भी सपोर्ट कर रहा है ईरान के खिलाफ सीरिया में, ओके। साथ ही जो यमन है, ओके, दोबारा से अगर मैं आपको सीरिया और यमन की लोकेशन दिखाऊं तो देखिए ये है सीरिया और ये है यमन। तो सऊदी अरेबिया का बिल्कुल पास में पड़ता है यमन और सऊदी अरेबिया से काफ़ी दूर है, इराक की बॉर्डर पार करके यहाँ है सीरिया, ओके। तो यमन में सऊदी अरेबिया अपना सपोर्ट दे रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है, और ईरान यहाँ पर बैक कर रहा है रेबल्स को, यानी कि ईरान अपना सपोर्ट दे रहा है जो गवर्नमेंट के विद्रोही हैं उनको और सऊदी अरेबिया इस टाइम गवर्नमेंट का साथ दे रहा है। इससे उल्टा सीरिया में है, वहाँ पर ईरान अपना सपोर्ट दे रहा है गवर्नमेंट को, सऊदी अरेबिया सपोर्ट दे रहा है रेबल्स को। तो देख सकते हैं कि केवल गवर्नमेंट को बचाने की नहीं, केवल ये एक दूसरे की जो अपोजिंग साइड है उनको किसी भी तरीके से ऊपर लाने की है
ओके, किसी भी तरीके से जो अपोजिट साइड है उनको अपनी हेल्प देने की है। ओके, ये केवल एक दूसरे को, अपोजिट साइड है उनको केवल हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो एक सवाल ये भी बनता है कि क्या ये जो वॉर है मिडिल ईस्ट में, क्या ये कभी खत्म होगी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच? तो देखिए, दोनों ही देश एक दूसरे को थ्रेट की तरह देखते हैं। सऊदी अरेबिया एक थ्रेट देखता है ईरान को, और ईरान इसी तरीके से थ्रेट देखता है सऊदी अरेबिया को, और ये दोनों ही देश एक दूसरे को नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ देखते हैं। एग्जाम्पल, यानी कि जो सऊदी अरेबिया है वो ईरान को एक नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी बुरा देश समझता है, और इसी तरीके से जो ईरान है वो खतरनाक देश समझता है सऊदी अरेबिया को। ओके, तो देखिए ये वॉर कब खत्म होगी, इसका जवाब तो केवल सऊदी अरेबिया और ईरान के पास ही है। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।